afternoon, all faculty members. Good afternoon, respected HOD मैम. FDF का आज हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम. मैम पीपीटी शो हो रहा है ना, प्लीज एक बार मुझे बता दीजिए. यस मैम. थैंक यू. कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी लॉ के बारे में, क्योंकि अगर हम क्राइम के बारे में बात करते हैं तो वी शुड नो अबाउट द लॉज. सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी कि लॉ क्या होते हैं, क्योंकि अगर क्राइम है तो डेफिनेटली वायलेशन ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज ही क्राइम है. तो यहाँ पर व्हाट इज लॉ? लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स डिसाइडेड बाय अ पर्टिकुलर स्टेट. Law is a set of rules decided by a particular state mean for the purpose of keeping the peace and security of society. जैसे कि हम सभी जानते हैं, शुरू से आज की अगर हम बात करें तो आज हम लोग बहुत अच्छे से वेल सेटल्ड हो चुके हैं. लीगल एस्पेक्ट पे अगर देखा जाए तो सोसाइटी हमारी प्रॉपर वेल मैनर्ड है. बट ये सारी चीजें ऐसा तो नहीं है कि आज ही हो गई या सडन हो गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ. बहुत लंबा एक प्रोसेस हमने फॉलो किया है. मींस एक पीसफुली सोसाइटी में रहने के लिए कितने सारे कई सालों से एफर्ट्स लगे हैं, तब जाकर ये चीजें हो पाई हैं कि आज हमारे पास एक प्रॉपर सोसाइटी है. उस प्रॉपर सोसाइटी में अगर कोई लॉ का वायलेशन करता है तो उसके लिए प्रॉपर एक सिस्टम है, और उस सिस्टम के अलावा पनिशमेंट भी है. अब सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम क्राइम की बात करें तो सबसे पहले ये जरूरी हो जाता है कि भाई लॉ क्या है ना. तो लॉ यहाँ पर इसलिए जरूरी है, और लॉ मींस आपकी जो सोसाइटी है उसे मेंटेन करने के लिए, सोसाइटी में रहने वाले लोगों की पीस मेंटेन करने के लिए, सिक्योरिटी के लिए, और सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है हमारे राइट्स. हमारे राइट्स को सिक्योर करने के लिए जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, जिनका की कोई वैल्यू है, जो कि लीगली वैल्यू रखते हैं, और अगर उनका वायलेशन होता है तो उस वायलेशन के अगेंस्ट हमें पनिशमेंट मिलता है. यहाँ पर लॉ मीन्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि हमें कहीं ना कहीं बांध कर रखता है किन चीजों से. हम अपने हिसाब से नहीं रह सकते, रहेंगे बट कब, एक लिमिटेशन के साथ. आप यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ था, पुराना जो कॉन्सेप्ट था हमारा, उसी तरह से हम नहीं रह सकते. यहाँ पर हमें एक सिस्टम को फॉलो करना है. और वो सिस्टम क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ पर हमें सिक्योरिटी चाहिए, पीस चाहिए, एक सोसाइटी को हमें मेंटेन रखना है. तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि सोसाइटी में कुछ लॉ हो. ये लॉ बनने का एक प्रोसेस रहा है, बहुत लंबा और इवन स्लो प्रोसेस भी कह सकते हैं. धीरे धीरे चीजें जैसे हमें समझ आने लगा कि भाई एक सोसाइटी अगर है तो वो कल्चर्ड हो, वेल मैनर्ड हो. फिर हमें जब ये समझ आया कि हमारे राइट्स को कोई सिक्योर करे, उसकी सिक्योरिटी के लिए हम ही लोगों ने धीरे धीरे एक कॉन्सेप्ट आया कि भाई इनकी सिक्योरिटी के लिए हम क्या कर सकते हैं. तो फिर हम कुछ रूल्स बना दें, उसमें हम ये वायलेशन अगर उसका कोई करता है तो उसके पीछे हम पनिशमेंट को रखें. ऐसे धीरे धीरे जाकर एक लॉ प्रॉपर फ्रेम हो पाए. जैसे कि आज हमारे पास प्रॉपर आईपीसी है जो कि हमें बॉन्ड करता है कि नहीं, आपको ये करना है और आप ये नहीं कर सकते. अगर आप ये करेंगे तो आप उसके पीछे आपको पनिशमेंट मिलेगा. कोई नहीं चाहता कि वो पनिश हो. मींस यहाँ पर लॉ अगर हम बोले कि भाई हमारे सोसाइटी के पीछे जो पीसफुल सोसाइटी है उसके पीछे अगर कोई सिस्टम है तो सबसे पहले वो लीगल सिस्टम है, जो हमें पीसफुली रहने के लिए प्रॉपर एक सिक्योरिटी देता है और प्रोटेक्शन देता है. अगर आज की डेट की हम बात करें, एक दिन के लिए ही चाहें आईपीसी को हटा दिया जाए तो क्या होगा? इवन वी आर कल्चर्ड, एजुकेटेड, वेल क्वालिफाइड, स्टिल हम ये सोचेंगे कि ठीक है यार, एक दिन तो हम हमारे मन का करके देखते हैं. तो यहाँ पर मींस लॉ कितने जरूरी है और किस तरह क्राइम से ही हमें बचाते हैं. तो यहाँ सबसे पहले जरूरी हो जाता है कि लॉ होते क्या है. तो लॉ, अ लीगल कोड इज अ रिटन code of laws that are enforced. This may deal with the things like police, court और punishment. आज के टाइम पर हम इतने डेवलप्ड हो चुके हैं कि हमारे पास पुलिस है, कोर्ट है, पनिशमेंट है. पहले इतना सब कुछ नहीं था, तब भी एक सिस्टम तो था, लॉ भी थे. मींस धीरे धीरे स्लो प्रोसेस में ही आकर एक प्रॉपर लीगली डेवलप्ड सोसाइटी में हम रहते हैं. मींस यहाँ पर क्राइम के लिए जगह नहीं है. पर फिर अब मैं बात करूँ कि हाँ, लॉ है हमारे पास, प्रॉपर हमारे पास कोड है, राइटिंग में है, उनके वायलेशन के पीछे पुलिस है, कोर्ट्स है, सब कुछ है, जस्टिस है. बट स्टिल क्या हम क्राइम फ्री सोसाइटी में रहते हैं? तो डेफिनेटली नहीं, है ना.
इसीलिए आज तक हमें कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम को हम पढ़ रहे हैं। मीन्स कोई भी सोसाइटी में कितने भी आप अच्छे से अच्छे लॉ बना दें, उन्हें एप्लीकेबल कर दें, सारी चीजें बहुत स्ट्रॉन्ग, बड़े बड़े पनिशमेंट एप्लीकेबल कर दें, जैसे कैपिटल पनिशमेंट लास्ट है, उसके पास हमारे पास कोई पनिशमेंट नहीं है, उसके बावजूद क्या ऐसा है कि हमारे यहाँ पर क्राइम नहीं होते हैं? डेफिनेटली नहीं। मीन्स कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि क्राइम होता क्या है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो हमारे जितने भी लॉ, जितने भी हमने पीसफुल सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, जैसे घर में भी हम छोटे मोटे रूल्स तो बनाकर ही रखते हैं, और अगर उनका वायलेशन होता है तो डेफिनेटली जो भी घर के लोग उसे वायलेट करते हैं तो हम किसी न किसी तरीके से उसे पनिश करते ही हैं। उन्हें सिखाया जाता है कि आपको इन्हें मानना है, इन्हें फॉलो करना है। मीन्स कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम चाहे छोटे लेवल पर हो या बड़े लेवल पर, डेफिनेटली सोसाइटी में है। और इवन आज की डेट में देखा जाए तो हर तरह से हम लोग बहुत अच्छे अच्छे लॉज हमारे पास हैं, उसके बावजूद हमारे पास क्राइम भी उसी तरह से बढ़ता है जिस तरह से नए नए एक्ट्स आते जा रहे हैं। अगर कोई नया एक्ट आता है नया, उस चीज को रोकने के लिए हम कोशिश करते हैं तो क्राइम करने के तरीके और ज्यादा बदल जाते हैं। कई सारे तरीके से क्राइम नए नए हमारे सामने देखने को हमें मिलते हैं। मीन्स यहाँ पर लॉज को समझना है तो डेफिनेटली इस क्राइम के कॉन्सेप्ट को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि क्राइम होता क्या है। हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं जो क्राइम को डिफाइन करती हैं। इसमें सबसे फेमस एक डेफिनेशन होता है ब्लैकस्टोन का। ब्लैकस्टोन डिफाइंड क्राइम एज एन एक्ट committed or omitted in violation of a public law, either forbidden or commanding it। डेफिनेटली जो लॉज बनाए गए हैं वो बनाए ही इसीलिए गए हैं कि उन्हें उनके अगेंस्ट आप नहीं जाएंगे, या कोई ऐसा एक्ट जो उन्हें वॉयलेट करता है। भाई अगर कोई ऐसा एक्ट है जो कहीं पर किसी एक्ट में मेंशन नहीं किया गया है कि आप इस तरह के एक्ट को या ओमिशन को या पब्लिक रूल्स को या पब्लिक लॉज को आप डिनाई करते हैं या वॉयलेट करते हैं, तो डेफिनेटली वो क्राइम नहीं है। पर हाँ, अगर उस चीज को प्रॉपर मेंशन किया गया है, जैसे कि मैं बात करूं कि मोरल वैल्यूज की अगर हम बात करें, या कोई ऐसा कोई ऐसा लॉ यूट्यूब पे है ना, वो यूट्यूब किसी का ऑडियो ऑन है आई थिंक। सॉरी। तो क्राइम के पीछे सबसे मेन चीज होती है एक्ट और ओमिशन। कोई भी ऐसा एक्ट जो हमारे पब्लिक लॉज को ब्रेक करता है, वॉयलेट करता है, और ओमिशन। ओमिशन से सीधा सा मतलब है कि अगर कोई एक्ट है जिसे हमें करना चाहिए और उसे हमने नहीं किया। एक्ट तो डेफिनेटली वी नो कि हम कोई ऐसा एक्ट करें, कुछ भी इस तरह का करें जो कि लॉ को वॉयलेट करता है, सीधे से वो हमें शो होगा कि हाँ यहाँ पर हमने ये एक्ट किया था, हमने किसी का मर्डर किया, क्लियर है भाई, आईपीसी में क्लियरली मेंशन है कि किसी का मर्डर करना क्राइम है। तो डेफिनेटली अगर वो किसी ने किया है मींस पर्टिकुलर वो एक्ट है, और उस एक्ट को हम बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पर इस एक्ट के कारण यहाँ पर इसे हम क्राइम की कैटेगरी में रखेंगे। बट ओमिशन को समझ पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ओमिशन मीन्स जहां पर जिन चीजों के लिए आपको जो चीज करनी है और आप वो नहीं करते हैं। जैसे कि एक पुलिस ऑफिसर है, उसकी ड्यूटी है कि वो उसके आंखों के सामने अगर क्राइम होता है या जो भी उनकी ड्यूटी उन्हें असाइन की गई है वो उसे करे। अगर वो नहीं करते हैं तो डेफिनेटली वो क्या हुआ है, उनकी ड्यूटी का ओमिशन हुआ है। तो यहाँ पर क्राइम में इन दोनों चीजों को हमने ऐड किया गया है, चाहे वो एक्ट हो चाहे वो ओमिशन हो। अगर पब्लिक लॉज के अगेंस्ट कोई भी चीज इस तरह की है जो उन्हें वायलेट करती है तो यहाँ उसे हम क्राइम की कैटेगरी में रखते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिफाइन करता है क्राइम को, क्राइम एज एन एक्ट punishable by law as forbidden by statute or injuries to the public welfare। यहाँ एक सबसे लास्ट में जो वर्ड है पब्लिक वेलफेयर बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि देख क्राइम को हम दो तरह से बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। एक होता है पर्सनल इंजरी या पर्सनल हार्म, कोई ऐसा एक्ट जो सीधे से हमें हार्म करता है। किसी पर्सन ने किसी पर्सन को धक्का दिया, हर्ट किया, ग्रीवियस हर्ट किया, पर्सनल हार्म की कैटेगरी में चला गया। बट अगर कोई ऐसा क्राइम है जो कि पब्लिक वेलफेयर के अगेंस्ट है, तो क्या हम उसे उस कैटेगरी में रखेंगे कि हाँ ये क्राइम है? तो डेफिनेटली यस, क्योंकि अगर अभी जैसे हमने समझा कि भाई लॉ क्यों बनाए गए हैं, पब्लिक पीस के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, अगर आप ये मेंटेन नहीं रख पा रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर उसी भी क्राइम की कैटेगरी में रखा जाएगा जो कि पब्लिक वेलफेयर के अगेंस्ट है। तो क्राइम मीन्स
जो पब्लिक लॉज, जो भी लॉज, स्टैट्यूट, एक्ट हमारे लिए बनाए गए हैं, अगर उनका वायलेशन होता है, चाहे वो एक्ट हो चाहे वो ओमिशन हो, क्राइम की कैटेगरी में आता है। मीनिंग ऑफ क्राइम्स, द वर्ड crime is derived from the Latin word crimus, which means to accuse. It covers those acts which are against social order. It covers those acts which are against social order. क्राइम का जो डिराइव्ड हुआ है लेटिन वर्ड्स क्रीमोस से हुआ है, जिसका मतलब होता है टू एक्यूज। यहाँ पर पर्टिकुलर पर्सन अगर कोई ऐसा एक्ट करता है जो किसी सोशल ऑर्डरिंग के अगेंस्ट है, तो ये माना जाता है कि यहाँ पर उसने क्राइम किया है। यहाँ क्राइम को या अपराध को हम पूरे अच्छे से अगर समझना चाहें तो डेफिनेटली कोई ऐसा वर्ड, ऐसा एक्ट और ऑपरेशन जो किसी पर्सन के द्वारा ही किया जाएगा। डेफिनेटली यहाँ पर कोई तो होगा जो उसे करेगा, ऐसा तो नहीं है कि बस क्राइम हो गया। मैडम से बोलो ना कि जल्दी खत्म कर दें, बस वो 40 मिनट चलेगा, 40 मिनट। तो हम लोग तो जा रहे हैं निकाले, चल मैम प्लीज ऑडियो, आप लोगों का ऑडियो it covers those acts which are against social order. मीन्स यहाँ पर अगर कोई भी एक्ट हुआ है, मीन्स डेफिनेटली किसी पर्सन ने किया है। तो यहाँ पर जब किसी भी रूल को ब्रेक किया जाता है, तो यहाँ ये माना जाता है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन ने वो उस एक्ट को किया है, मीन्स लॉ को ब्रेक किया है। तो यहाँ ये जरूरी है कि ये समझना जरूरी है कि सोशल ऑर्डरिंग के अगेंस्ट अगर कोई एक्ट हुआ है, मीन्स डेफिनेटली वो एक्ट कैसा है, क्राइम की कैटेगरी में आता है। यहाँ एक बहुत अच्छी चीज है समझने के लिए, जो बहुत ज्यादा जरूरी भी है इस तरह के डिफरेंसेस को समझना। जैसे क्राइम के लिए डेफिनेटली हम बोलते हैं कि हाँ भाई, अगर कोई लॉ से रिलेटेड चीज है तो डेफिनेटली हमारे लिए वो क्राइम हो गया कि भाई रूल्स का वायलेशन किया गया, ब्रेक किया गया, जो पर्टिकुलर एक्ट हमारे यहाँ बनाए गए हैं, जो लॉज हमारे यहाँ एप्लीकेबल हैं, अगर उनका वायलेशन होता है तो वो क्राइम है। बट शुरू से लेकर आज तक के कल्चर को अगर देखा जाए, आज की डेट में सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर है कि हाँ, सेक्शन 302 डिफाइन करता है पनिशमेंट ऑफ मर्डर को, है ना। अभी क्योंकि हमारे पास कोडिफाइड है, हर एक चीज को प्रॉपर हमने कोडिफाइड कर लिया है, हर एक चीज को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। राइटिंग में हमारे पास हर एक रूल होता है, एक छोटा सा सर्कुलर भी निकलता है, तो राइटिंग में हमारे पास वो चीजें आ जाती हैं। आज के डेट में हमारे लिए बहुत सिंपल हो गया समझना कि हाँ, इन चीजों को अगर ब्रेक किया है तो डेफिनेटली ये क्राइम में कन्वर्ट हो जाएगा। बट पहले और आज तक की अगर बात करें तो कई जगह ये पढ़ने और सुनने को मिलता है कि सिन एंड क्राइम में क्या डिफरेंस है, क्या दोनों लगभग सिमिलर है। मीन्स यहाँ पर क्या, जैसे कि अगर मैं पर्सनल लॉज की बात करूं तो हमारे यहाँ पर हमारे पार्लियामेंट ने हिंदुओं के लिए, मुस्लिम्स के लिए, सभी के लिए अलग अलग रूल्स बनाए हैं, अलग अलग उन्हें पर्सनल लॉ दिया गया है। अब क्या वो रिलीजन बेस्ड है, तो डेफिनेटली यस, रिलीजन बेस्ड है। मींस यहाँ पर ये डिफरेंस करना जरूरी है कि सिंस एंड क्राइम्स में कोई डिफरेंस है। तो यहाँ पर जैसे कि किसी का बुरा करना पाप है, किसी के साथ गलत करना पाप है। अब वो गलत क्या क्राइम है, तो यहाँ क्लियरली मेंशन है कि जो रिलीजन से जुड़े हैं या मोरल वैल्यूज से या मोरालिटी से जुड़े हुए हैं, उसे हम ये बोलेंगे कि वो sin है ना, पाप है, गलत है। बट जो चीजें प्रॉपरली ब्रीच ऑफ लॉ की कैटेगरी में आती हैं, वो सारी की सारी आपके क्राइम में चला जाता है। मीन्स हिंदुओं में कई सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिसमें सीधे से हम कई चीजें डर के करते हैं कि अरे नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये पाप है, बट उसके पीछे कहीं पनिशमेंट नहीं है ना। अभी पनिशमेंट अगर नहीं है पर फिर भी हम उन्हें मानते हैं, क्यों, इस डर के कारण कि नहीं वो चीजें गलत हैं। अभी सही और गलत के बीच का डिफरेंस है, तो क्या क्राइम और पाप या गलत में बेसिकली हम डिफरेंस कर सकते हैं, तो हाँ, क्योंकि यहाँ हमने क्राइम को जब उठाया है या क्राइम का जो कॉन्सेप्ट है ये जो प्रॉपर डेवलप हुआ है, इन्हीं छोटी छोटी चीजों से डेवलप हुआ है। गलत, सही, पाप, मोरल वैल्यूज,
नैतिकता, धर्म क्या कहता है, किस कल्चर को हम बिलोंग करते हैं, किन चीजों को हम सही मानते हैं और किन चीजों को हम गलत मानते हैं, इन सभी चीजों के बारे में अगर हम बात करते हैं तब जाकर हमने क्राइम को प्रॉपर डिफाइन कर पाए, हम उसके लिए लॉ बना पाए, उसके लिए प्रॉपर, जैसे कि हिंदू लॉ में भाई दो शादी करना गलत है, क्यों? क्योंकि हमारा कल्चर ये बोलता है ना। अब अगर नॉर्मली भी देखा जाए तो लॉ भी बोलता है और हमारा रिलीजन भी ये चीजें बोलता है, तो अब क्योंकि रिलीजन बोलता है इसीलिए लॉ भी बोल रहा है। अगर वो चीज कोई करता है तो वो क्या होगा? ब्रीच ऑफ लॉ होगा। मीन्स यहाँ इन सभी सही गलत पाप और आपकी जो मोरल वैल्यूज है, जो सोसाइटी का कल्चर है, इन सबको मिलाकर जो बना है वो एक बड़े लेवल पे, एक वास्ट लेवल पर अगर हम देखें तो हमने क्राइम ऑटोमेटिकली प्रॉपर एक वे में जनरेट हुआ है। तो छोटी से छोटी चीज हो या बड़ी से बड़ी चीज हो, हाँ अगर वो ब्रीच ऑफ लॉ की कैटेगरी में है तो फिर वो क्राइम है और उसके पीछे पनिशमेंट है। आई थिंक सभी लोग सुन रहे हैं, और अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। अगर मैं कहीं गलत हूं तो प्लीज आप लोग मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्राइम एंड मोरालिटी। Morality is defined as a descriptive account of social and personal values about the way people in society should behave. Most important thing, अगर हम बात करते हैं लॉस की, अगर हम बात करते हैं क्राइम की, तो सबसे पहले हमें जहां जाना है वो है हमारी सोसाइटी के बारे में। हमें बात करनी है, हमें सोचना है कि हमें किस तरह से बिहेव करना है, हमें किस तरह का व्यवहार रखना है, क्या वो एक्सेप्टेबल है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एक्सेप्टेबल हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं है। क्या घर में भी हम रहते हैं तो लोग हमारे हर तरह के बिहेवियर को, हमारे मनमानेपन को वो लोग एक्सेप्ट करते हैं? डेफिनेटली नहीं। मीन्स यहाँ पर आपका बिहेवियर बहुत मैटर करता है, किस तरह से आप रहते हैं, क्या वो बिहेवियर एक्सेप्टेबल है। मॉरल वैल्यूज, मोरालिटी को अगर हम देखें तो हमारे सोशल और पर्सनल वैल्यूज जो होती हैं, मीन्स यहाँ क्राइम में कई ऐसी चीजें हैं जिसमें मोरल वैल्यूज को इंक्लूड किया गया है। यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं हुआ है कि भाई आपने क्योंकि यहाँ पर लॉ बना दिए गए हैं तो सिर्फ और सिर्फ लॉ के जो ब्रेक होगा, लॉ का जो वायोलेशन होगा, उसी वजह से हम ये बोलेंगे कि हाँ ये क्राइम है। क्या मोरल वैल्यूज को हमने उसमें रखा है, हमारी सोसाइटी किस तरह का बिहेवियर हमसे चाहती है, हमारी सोसाइटी किस तरह से रहना चाहती है, सोसाइटी के लोग क्या पसंद करते हैं क्या नहीं। कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें मोटे तौर पर हमने लॉ में लिया है। अगर हमने उन चीजों को ध्यान में रखते हुए लॉ बनाया है तो डेफिनेटली वो मॉरल वैल्यूज भी आज कहीं ना कहीं लॉ के रूप में हमारे ऊपर एप्लीकेबल हो चुकी है। और अगर वो हमारे ऊपर एप्लीकेबल है, मीन्स उनका अगर वायलेशन हुआ है तो वो ऑफेंस है, क्राइम है। मीन्स सोसाइटी में किस तरह के लोग रहेंगे, किस तरह के, क्या हम क्रिमिनल लोगों को अपनी सोसाइटी में रखते हैं? क्यों ऐसा होता है कि अगर किसी ने क्राइम किया है तो उसे सीधे जेल में जाकर रहना है, उसके लिए पनिशमेंट क्या है? जेल। जेल मीन्स एक अलग जगह पर आपको रखा जाएगा। मीन्स आपका जो बिहेवियर आपने किया है या जो एक्ट और ओमिशन आपने किया है वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। मीन्स क्योंकि अगर उन चीजों को हम एक्सेप्ट करते हैं, किसी गलत पर्सन को हम हमारे साथ रखते हैं, तो मॉरल वैल्यूज के अगेंस्ट तो है ही है, इन फ्यूचर उस चीजों के अगेंस्ट हो सकता है उसके बिहेवियर से दूसरों लोगों पर गलत उसका एस्पेक्ट आए। इसलिए यहाँ पर इन चीजों को देखना जरूरी है कि क्या मोरल वैल्यूज क्राइम से कहीं ना कहीं जुड़े हैं। तो डेफिनेटली हमारे यहाँ इंडिया की अगर कल्चर की बात करें तो कई ऐसी चीजों को हमने उसमें शामिल किया है जिसमें मोरालिटी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करती है सोशल और पर्सनल वैल्यूज को। और वो पर्सनल वैल्यूज जो हमारी हैं वो कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, किस तरह से हमें बिहेव करना है, किस तरह से नहीं करना है। उन्हीं चीजों को आगे हमने किस तरह से कंडक्ट किया, जैसे दिस टाइप ऑफ क्राइम जनरली offends those values or code of conduct. This type of crime includes prostitution, bigamy, pornography, illegal gambling and illegal drug use। कई ऐसी चीजें हैं जिसे हमने उन्हीं चीजों को उठाकर इस तरह के कॉन्सेप्ट में डाला है कि भाई मोरल वैल्यूज को ध्यान में रखकर कौन से ऐसे लॉ हैं जो हमने बनाए हैं। मीन्स यहाँ पर क्लियर है कि कई ऐसी चीजें हैं जो हमारी मोरल वैल्यूज को क्लियरली लॉ भी शो करता है और यहाँ दिखाता है कि यहाँ पर इन पर्टिकुलर पार्ट पर गलत चीजों को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। मीन्स उनके लिए हमने कोड ऑफ कंडक्ट की इस तरह का बिहेवियर ही एक्सेप्टेबल है, चाहे वो मॉरलिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो सोसाइटी या पर्सनल वैल्यूज से रिलेटेड हो। तो यहाँ क्लियरली मॉरल वैल्यूज का और क्राइम्स का सीधा कनेक्शन है। जिस तरह से गलत और सही का क्राइम के साथ सीधा कनेक्शन है, उसी तरह से हमारी नैतिकता का, कि नैतिक मूल्य हमारे क्या है, क्या वो अपराध से कहीं ना कहीं रिलेट है,
करते हैं तो डेफिनेटली यस, क्योंकि यहाँ पर सोसाइटी में जब हम रहते हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हमारे बिहेवियर को कंट्रोल किया जाए। बिहेवियर, अनकंट्रोल्ड बिहेवियर, अनियंत्रित व्यवहार जो है किसी व्यक्ति का, उसे कंट्रोल किए जाने के लिए जरूरी होता है कि मोरल एस्पेक्ट को भी ध्यान में रखा जाए। लॉ बनाए जाते हैं तब डेफिनेटली इन चीजों को ध्यान में रखा जाता है। इवन जब उन्हें रिपील किया जाता है तब भी उस चीज को ध्यान में रखा जाता है कि क्या वो इस तरह का हमारे सोसाइटी के अगेंस्ट है या हमारी मोरल वैल्यूज के अगेंस्ट है। तो यहाँ पर मॉरल वैल्यूज और क्राइम्स के बीच एक सीधा रिलेशन है, जो कि इंडिया में तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल्स हैं कि प्रोस्टिट्यूशन हुआ या बिगेमी हुआ या कई इस तरह की इलीगल चीजें हैं जिसके लिए हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग लॉज बनाए गए हैं कि इस तरह का एक्ट बेयरेबल नहीं है, टॉलरेटेबल नहीं है। नेचर ऑफ क्राइम, नेक्स्ट स्लाइड जो है वो नेचर ऑफ क्राइम को डिफाइन करता है। पहले के टाइम की अगर बात करें तो जो क्राइम और पनिशमेंट दोनों का जो रूप था वो शायद थोड़ा अलग था। आज के टाइम में वो चीजें थोड़ी बदल गई हैं। जैसे पहले एशियन टाइम की अगर हम बात करें तो चाहे पर्सन हो या इवन एनिमल तक को भी इस चीजों में लिया जाता था कि अगर उन्होंने कोई ऐसा एक्ट किया है जो बेरेबल नहीं है या जो पर्टिकुलर वहां के रूल्स रेगुलेशन से रिलेटेड कोई वायलेशन किया गया है तो उसके अगेंस्ट वो अगर गए हैं तो उन्हें पनिशमेंट किया जाएगा। बट आज के टाइम की अगर हम बात करें तो आज हमारे यहाँ पर जो नेचर ऑफ क्राइम है वो काफी चेंज हो चुका है। चेंज होने के साथ सोसाइटी में जिस तरह के चेंजेस आते हैं, जो एनवायरमेंट है हमारे आसपास का, उसके अकॉर्डिंग बेसिक क्राइम्स तो कभी चेंज नहीं होंगे। बेसिक क्राइम का डेफिनेशन कभी चेंज नहीं होगा। जैसे रेप है, मर्डर है, चोरी है, डेफिनेटली वो सेम है, सिमिलर है उनका। इवन उनके लिए पनिशमेंट हम बढ़ाते हैं समय के अनुसार, जैसे कि अभी हम देखते हैं कि हमारी आईपीसी में टाइम टू टाइम चेंजेस होते जा रहे हैं। पर अगर हम बात करें कि कुछ ऐसे क्राइम भी हैं जिससे कि हमने खत्म कर दिया, रिपील कर दिया, है ना। 497 आईपीसी उसका एक अच्छा उदाहरण है, क्योंकि जैसे जैसे समाज में बदलाव होते हैं, चेंजेस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी सोसाइटी की नीड बहुत ज्यादा मैटर करती है कि क्या ऐसी चीजें हैं जिसे कि क्राइम की कैटेगरी में रखा जाए, कौन सी ऐसी चीजें हैं जहाँ की उसे इस कैटेगरी से हटा दिया जाए, क्या कोई ऐसे रूल्स हैं जो हमारे फ्रीडम को कंट्रोल करता है या हमारे किसी राइट को वायलेशन करता है। तो यहाँ इन चीजों को फोकस करते हुए जो नेचर ऑफ क्राइम है बेसिकली चेंज नहीं होगा, बट बहुत छोटी छोटी चीजों पर अकॉर्डिंग टू सोशल नीड, सोशल ऑर्डरिंग, उसका जो रूप है वो थोड़ा बहुत बदल जाता है। बड़े लेवल पर जो क्राइम है डेफिनेटली वो क्राइम की कैटेगरी में ही आएगा, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। पर यहाँ पर मेन चीज है टू द two of the common views that explain the nature of crime are its condition as being a social constructive construct and being an individual criminality। तो यहाँ ये क्लियर है कि जब हम क्राइम के बारे में बात करते हैं तो नेचर ऑफ क्राइम में इंडिविजुअल हो, चाहे वो सोसाइटी के लिए हो, सोसाइटी के अगेंस्ट हो या पब्लिक वेलफेयर के लिए अगेंस्ट हो, डेफिनेटली यहाँ पर इस तरह का जो क्राइम है एक क्राइम को शो करता है, उसके नेचर को शो करता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्राइम्स, क्राइम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो क्या है, क्या किसी तरह का हार्म, इट इज मैंडेटरी, तो वी कैन से यस। अगर मैंने कोई चीज, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये क्राइम से रिलेटेड सारी चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए कि क्या है जो क्राइम की कैटेगरी में आता है। सिंपली अभी तक हमने जो समझा, लॉ, रूल, ब्रेक ऑफ रूल्स, वायलेशन ऑफ लॉज, दिस इज क्राइम। पर ओवरऑल क्या है जो क्राइम को क्राइम बनाता है। मेरे दिमाग में एक चीज है कि मैंने प्लान किया, मैंने बहुत ज्यादा सोचा, मैंने सोचा कि मैं किसी का मर्डर कर दूं। मैंने मर्डर करने के लिए सिर्फ सोचा है, मैंने कुछ नहीं किया है। मीन्स जब तक मैं किसी को हार्म ना कर दूं डेफिनेटली वो क्राइम नहीं है। हार्म यहाँ पर बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर मैंने किसी के लिए ऐसा कोई एक्ट किया है या कोई ऐसा ओमिशन किया है जो कि पर्सनली किसी को हार्म करता है या ओवरऑल पब्लिकली भी किसी को हार्म करता है,
तब जाकर अगर वो एक्ट या ओमिशन कंप्लीट होता है तो ये माना जाएगा कि वो हार्म है, और अगर वो हार्म है तो डेफिनेटली वो क्राइम भी है। किसी के पर्सन, चाहे वो बॉडी से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, चाहे वो पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड हो, मींस पब्लिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, अगर हम किसी की बॉडी को, किसी की प्रॉपर्टी को या किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म करते हैं तो डेफिनेटली वो ऑफेंस की कैटेगरी में आता है। आईपीसी में हर एक चीज को अलग अलग डिफाइन किया गया है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्राइम क्या है, आपकी बॉडी से रिलेटेड क्राइम क्या है। क्या मुझे ये राइट है कि मैं किसी का हाथ पकड़ के मरोड़ दूं? क्या मुझे राइट है कि मैं किसी को धक्का दे दूं, गिरा दूं, मार दूं? डेफिनेटली नहीं। मींस मैं किसी को भी हार्म नहीं कर सकती। तो यहाँ पर अगर किसी की बॉडी को हम हार्म करते हैं तो वो क्राइम की कैटेगरी में चला जाता है। यहाँ क्राइम हार्म के साथ सबसे ज्यादा जरूरी है कि उस हार्म को किया गया, अगर उस हार्म को किया गया है तो उसे किसी तरह का वो फीलिंग है, वो हार्म है कि हाँ भाई इंजरी हुआ है, या कोई ऐसा पर्टिकुलर शो किया जा सके कि हाँ इस तरह की चीजें हुई हैं और विद इंटेंशन हुई हैं। क्रिमिनल क्राइम को होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है किसी पर्सन का इंटेंशन के साथ उस एक्ट और ओमिशन को किया जाना। किसी को बचाने के लिए, आपने किसी को सेव करने के लिए कोई ऐसा एक्ट किया जिसमें कि शायद आप उसे बचा रहे थे और उसे हार्म हो गया, तो क्या वो क्राइम होगा? नहीं। मींस यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी होता है क्राइम के लिए कि कोई भी ऐसा एक्ट जब किया जाता है या हार्मफुल कोई भी ओमिशन किया गया है, एक्ट किया गया है, तो उसके पीछे होगा मेंस रिया। एक्ट और ओमिशन तो डेफिनेटली आपका जो कंडक्ट है वो बहुत मैटर करता है कि किस तरह का कंडक्ट आपने किया है। इन सभी के ऊपर सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी मेंस रिया पर, क्योंकि ये सारी चीजें बाद में होंगी। मींस यहाँ सबसे पहले क्लियर होगा कि जो एक्ट आपने किया है, उस एक्ट के पीछे करने जो आपने किया है उसके पीछे पर्पस क्या था? क्या पर्पस क्रिमिनल था? क्या क्रिमिनल इंटेंशन से किया गया था? तो यहाँ क्रिमिनल माइंड होकर या गिल्टी माइंड होकर क्रिमिनल इंटेंशन के साथ अगर कोई चीज की जाती है, कोई एक्ट किया जाता है, कोई ओमिशन किया जाता है, अगर उसमें कोई हार्म हुआ है तो वो क्राइम की कैटेगरी में है। अगर वो क्राइम ऐसा है जो आउटलेट है, वो क्राइम की कैटेगरी में है। कंडक्ट शो होना सबसे ज्यादा जरूरी है। कंडक्ट में चाहे वो एक्ट हो चाहे वो ओमिशन हो, क्योंकि हम बिना किसी एक्ट के कोई क्राइम नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम दिमाग में सोचेंगे, सोचने के बाद डेफिनेटली अगर क्रिमिनल इंटेंशन हमारा है तो हम उसे प्रॉपर करने के लिए कुछ तो एक्ट करेंगे या कोई ओमिशन करेंगे। कुछ तो ऐसा होगा जो हमारे कंडक्ट से, हमारे बिहेवियर से, हमारे एक्सप्रेशन से या व्यवहार से शो होगा। जब तक ये चीजें नहीं होंगी यहाँ पर उसे हम क्राइम की कैटेगरी में नहीं रख सकते। बट इन सब के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी होगा वो होगा क्रिमिनल इंटेंशन। क्रिमिनल इंटेंशन के बगैर कोई भी क्राइम कंप्लीट नहीं माना जाएगा। जैसे मेंस रिया, जैसे हम बोलते हैं आपराधिक दुराशय। आपराधिक दुराशय अगर किसी के दिमाग में है, किसी ने इस इंटेंशन के साथ किसी के साथ गलत किया है, कोई क्राइम किया है, तो ये माना जाएगा कि उसने उस किसी भी लॉ को या किसी भी एक्ट का, सेक्शन का वायलेशन किया है। और टाइम खत्म होने वाला है मैम, इसलिए इसे मैं कल कंटिन्यू करना चाहूंगी, आगे की जो भी स्लाइड्स हैं। हेलो मैम। जी मैम, आप सुन पा रहे हैं? हाँ मैम, बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा समझाया आपने। थैंक यू मैम। अच्छा बहुत अच्छा था मैम, थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया। थैंक थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत अच्छा था। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा था आपका लेक्चर। थैंक यू सो मच मैम। मीटिंग नहीं है वो वाली 5 बजे वाली है, अपन को नहीं करना अटेंड उसको। अच्छा, क्लियर हो गया क्या?